तो जनाब, हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने में मसरूफ़ है मगर आवाम रिलीफ से महरूम हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स वसूली में बेहतरी के दावे तो किए जा रहे हैं मगर आवाम के सर से महंगाई की तलवार हटने का कोई इम्कान नहीं है। गैस के निर्ख 32% बढ़ा दिए गए हैं तो IMF की शराइत पर बिजली भी महंगी करने की तैयारी की जा रही है। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेहमान भी इसी सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन शकील बिशारत अहमद हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर तवानाई साकिब फयाज मगू साहब भी FPCCI से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जैसा कि सिद्रा आप बता रही हैं कि पहले शकील साहब से बात कर लेते हैं। शकील साहब से माजरा जान लेते हैं। पहले शकील साहब बताइए, इसकी क्या तफसील है आपके पास? देखिए, अब तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं बात उससे आगे चली गई है, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो RLNG गैस है वो भी 32% महंगी कर दी है इस महीने से, और फिर सितंबर में IMF की शराइत के तहत बिजली भी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत जो सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी हुई है आवाम के लिए, ना वो निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं, क्योंकि योमिया बुनियाद पर उन पर बोझ डाला जा रहा है। जो रिलीफ दिया जा रहा है वो चंद पैसों में 12 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया या 75 पैसे, और डीज़ल जो है वो 66 पैसे। लेकिन जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा किया जा रहा है। आप पिछले 2 हफ्तों के ट्रेंड्स देख लें, हुकूमत पाकिस्तान जो डीज़ल की प्राइस है उसमें 70 रुपये पर लीटर इजाफा कर चुकी है, और इसी तरह अगर हम पेट्रोल को देखें तो तकरीबन 26-23 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा चुका है। अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रिलीफ मिलेगा वो नहीं मिल रहा, बल्कि डेली बेसिस जो प्राइसेस हैं उससे पूरी मार्केट जो है उसमें एक हलचल सी मची हुई है। ना तो आवाम इससे खुश हैं, ना कारोबारी तबका है, और मजमूई तौर पर जो एक इंस्टेबिलिटी है प्राइसेस को लेकर वो खुलकर सामने आ रही है। और हुकूमत के पास ऑप्शंस थे, हुकूमत रिलीफ दे सकती थी अगर हुकूमत जो 110 रुपये फ़ी लीटर जो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस, ड्यूटीज़ और जो ड्यूटी वसूल कर रही है, इसके अलावा लेवीज़ वसूल कर रही है, और इसी तरह पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 96 रुपये जो है डीज़ल के ऊपर और 110 पेट्रोल के ऊपर, उसमें थोड़ा सा रिलीफ देकर आवाम को खुश किया जा सकता है। एटलीस्ट उनकी जो मुश्किलात है उसमें कमी की जा सकती थी। लेकिन देखने में आया है कि हुकूमत का जो रेवेन्यू है, आज क्लेम किया गया है कि FBR का जो माली साल के पहले महीने का टैक्स रेवेन्यू है वो भी कोई 30-40 अरब रुपए इजाफी जमा हो गया है। रिलीफ का कुशन मौजूद था, टैक्सेस में कमी की जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और एक बार फिर आवाम को जो रिलीफ दिया गया है 12 पैसे का वो ना होने के बराबर है, बल्कि एक मजाक है। जी शकील साहब, बड़ी तफसील से आपने अहाता किया इस सारी सूरत हाल का। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिशारत हसन साहब, आपकी तरफ ये नुक्ता लेकर आऊँगा कि जैसा कि शकील साहब भी फरमा रहे हैं कि रिलीफ का कुशन तो मौजूद था लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। अब चूँकि गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, 32% इसमें इजाफा किया जा रहा है, और इसके साथ साथ आगे फिर IMF से ये कमिटमेंट हमने कर ली है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि कोई ना कोई आवाम को रिलीफ का अंसर या कोई जो तवक्कुआत थी आवाम की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी होती है आलमी सतह पर तो उसके असरात पास ऑन होते हैं आवाम की तरफ, तो ऐसा ही नहीं दे रही है? इन तमाम इक़दामात के बाद तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है बिशारत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और जैसे मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, हुकूमत के पास इस वक्त कैश की बहुत कमी है, पैसे की बहुत कमी है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने जितने भी टैक्सेस लगाए वो FBR अपना हदफ हासिल नहीं कर सका है, और अब उनको हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, फिर ये जो जंग है ईरान के खिलाफ, जो जंग हो रही है अमेरिका की तरफ से, जिसमें इसराइल भी पहले शामिल था, शायद दोबारा आज रात से शामिल हो जाए, जी जी। इसकी वजह से जो तेल और गैस का बहरान आया है और जो प्राइसेस बढ़ी हैं, उसको भी जो है हुकूमत उससे भी परेशान है, और उसको भी बजाय इसके कि जैसे ही प्राइसेस बेहतर हुई थी आवाम पर वो बोझ कम किया जाता, जो टैक्सेस लगाए गए थे और जो कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन बजाय इसके कि कम किया जाता वो उसी की उसी तरह मौजूद है, और सिर्फ आज जैसे 12 पैसे की कमी की गई है पेट्रोल में, तो ये वाकई एक मजाक है, जैसे अभी आपके नुमाइंदे ने कहा। तो असल सूरत हाल ये है कि हुकूमत को पैसा चाहिए, और ये सबसे आसान तरीक़ेकार है कि आप पेट्रोल पे लेवीज और टैक्सेस लगा दीजिए, आप जो है बिजली का टैरिफ ज़्यादा कर दीजिए, आप जो है गैस का टैरिफ बढ़ा दीजिए, और ये जो है चीज़ें ये आम आवाम जो है इनको पड़ता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये आटे आटे की आप देख लें, आटे की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंचा दी गई है, 170 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब को तो बिल्कुल पीस दिया गया है। अब ये है जैसे आपने बताया कि गैस की कीमत भी बढ़ गई है, तो ये गैस जो है ये तो बिल्कुल आम आवाम के लिए अब अफोर्डेबल नहीं रहेगी।
जो लोगों ने हीटर्स वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपने घरों से गैस के हीटर्स उतरवा दिए हैं। बिजली की भी ये सूरत हाल है कि 60 रुपए का यूनिट है, और कमर्शियल जो है 70 रुपए का यूनिट है। तो ना आपकी इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना डोमेस्टिक कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर सकता है, वो बंद हो रहे हैं। वजह अगर आप मुझसे इसकी पूछें, सबसे बड़ी वजह यह है कि गलत प्लानिंग है, गलत इम्प्लीमेंटेशन है। ये जो इदारे बने हुए हैं जिसमें प्लानिंग कमीशन है, वहां पर बाकायदा एक एनर्जी डिपार्टमेंट है जिसमें एक मेंबर एनर्जी MP1 हाईएस्ट स्केल का एक ऑफिसर होता है, जिसका काम है सबसे पहले वो प्लान करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी सही। जो है बिजली बननी चाहिए आज, 5 साल बाद, 10, 15, 20, 25 साल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें PPI भी है, जैसे वो जो है उनके पास LOIs आती हैं, वो देखते हैं कि मुल्क में कितनी रिक्वायरमेंट अब है, कितनी अगले 25-30 साल में हो जाएगी, और फिर एनर्जी मिक्स क्या है। बजाय इसके कि ये हाइडल की तरफ जाते, ये रिन्यूएबल्स की तरफ जाते, सोलर की तरफ जाते, विंड की तरफ जाते, बायोमास टू एनर्जी की तरफ जाते, वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जाते, बायोफ्यूल्स की तरफ जाते, ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स की तरफ चले गए, जिसमें इंपोर्टेड LNG, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, जिससे आपका टैरिफ जो है इस वक्त इतना ज्यादा हो चुका है। और उसके अलावा पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो ये इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करे। तो आपने दूसरा बहुत बड़ा जुल्म यह किया गया कि पाकिस्तान में सर्दियों में सिर्फ 8,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और गर्मियों में 22,000 की होती है। ऊपर आपका ग्रिड ही नहीं ले सकता। और आपने जो कैपेसिटी डेवलप की है, जो पावर प्लांट्स लगवा दिए हैं, वो तकरीबन 46 से 50,000 मेगावाट के दरमियान है। तो ये डिफरेंस है 22,000 से लेके 50,000 का, ये आप कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं। यानी सही। वो पावर प्लांट्स काम ही नहीं करते, वो IPPs काम ही नहीं करते, वो अपने प्लांट को ऑन ही नहीं करते, और उनको अरबों पैसे दिए खरबों जाते रुपए हैं। की पेमेंट हर साल की जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवाम के ऊपर जुल्म है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि हुकूमत को रोकने वाला कोई नहीं है, अपोजिशन कोई नहीं है। अपोजिशन का काम होता है कि इन चीजों के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाए, बिल लेकर आए, वहां पे बहस करे, और हुकूमत को मजबूर करे कि जो बिल्कुल। और चीजें ऐसे हैं में उनको। बशारत हसन साहब, हम एज अ मीडिया जो किरदार अदा कर सकते हैं अवामी इश्यूज वो को कर रहे हैं। हाईलाइट करना, वो हम अपनी जानिब से कर रहे हैं। साकिब साहब, हुकूमत के पास कैश नहीं है, ऐसे में हुकूमत रेवेन्यू को बढ़ा रही है। तेल और गैस का बहरान आपके सामने अपनी जगह पर है। इसके बाद भी महंगाई में फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। हुकूमत इस बात का भी एतराफ़ कर रही है, जैसे बशारत साहब फरमा रहे हैं कि कंप्लीट पॉलिसी फेलियर है ये हुकूमत का। अवाम को आगे किस किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा? देखिए, जैसे कि बशारत साहब ने भी फरमाया और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। बेसिकली ये माइंडसेट का जो है वो जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और वो रेवेन्यू का जो टारगेट हमें दिया जाता है उसके पीछे वो दौड़ते हैं, और वो अचीव करने के लिए वो गलत काम कर जाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता है। देखिए, हमें इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करना है। ये जो हर रोज अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि हर रोज के रोज वो पेट्रोल की प्राइसेस अनाउंस करेंगे, और ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि वो हमेशा बढ़ाने की तरफ ही अनाउंसमेंट होती है। तो इससे होता क्या है कि हर कोई अपनी कीमत एक मर्तबा या हर रोज चेंज नहीं कर सकता अपनी प्रोडक्ट की कीमत। तो इससे क्या होता है कि वो एक एस्टिमेट करते हैं, और वो पहले दिन से ही तमाम अशिया की जो अपनी उनकी कॉस्ट होती है वो उसके अंदर वो कॉस्ट ऐड कर देते हैं। हर एक को पता है कि अगर तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये 15 से 20% अगर इसकी कॉस्ट बढ़ा देनी है, वो चाहे आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन इन्होंने जो है जो भी एक ताजिर होता है या जो भी एक बिजनेसमैन होता है वो अपनी कॉस्ट के अंदर इसको ऐड कर देता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पहले इनकम्पीटेड हैं, इतने वो कम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। फिर जब ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर चीज की कॉस्ट ऊपर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हम compete नहीं कर पाते। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पहले ही डाउनफॉल है। हमारा मुश्किल से इस मर्तबा सिर्फ $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हुई है, और $70 बिलियन की हमारी इंपोर्ट हुई है। तो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट पहले ही मौजूद है। और जब हम अपनी ये पाकिस्तान की हुकूमत जब अपने तौर पे ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाती है, और हमारे जो कंपेटिटर जो हमारे ममालिक हैं उधर प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं। देखिए, हम बिजनेसमैन हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं हर वक्त कि हमारे कंपेटिटर्स जो हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो अगर क्या वो कर भी रहे हैं? प्राइसेस बढ़ाते हैं तो हम अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ ये प्राइसेस बढ़ा रही है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, कई पेट्रोल की प्राइसेस उन्होंने अपने मुल्क में नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब है हमारी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, और ऑलरेडी हमारी जो है वो कॉस्ट 10 से 15% वो हाई है, एनर्जी कॉस्ट हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है। तो इससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, हमारी जी हाँ। एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा, और इसका नुकसान आम आवाम के ऊपर ये ट्रांसफर होगा। जब इंडस्ट्री बंद होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, तो एक जॉब जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेंगी। तो यकीनन इसमें जो है फौरी तौर पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो है एक अपना माइंडसेट चेंज करके, रेवेन्यू बेस नहीं, रेवेन्यू टारगेट बेस नहीं, इकोनॉमी एक्टिविटीज को बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। ये लेवी को देकर नहीं, लेवी लेकर नहीं, बल्कि अपनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज को ऐसे वो इंसेंटिव्स दें कि वो अपनी बिजनेस इंक्रीज करें, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो फिर गवर्नमेंट को भी टारगेट बन जाएगा। जो अभी कह रहे हैं ना कि कैश फ्लो नहीं है, वो कैश फ्लो इस पॉलिसी की वजह से नहीं है। जी हाँ, कारोबार अपनी बढ़ेगा पॉलिसी मुल्क चेंज करनी में, पड़ेगी ज़ाहिर है गवर्नमेंट को। कारोबार बढ़ेगा। फयाज साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो एक आम आदमी के घर का चूल्हा जलेगा, और एक आम आदमी के घर का चूल्हा जलेगा तो उसको वो सुकून मिलेगा जो उसको हासिल होना है और जो उसका हक़ है। शकील साहब, मैं थोड़ा सा इस तरफ आपको गुफ्तगू को लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल लोएस्ट सतह पर चले गए थे, इसमें कोई शक नहीं कि अब बहुत बेहतरी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे स्टेबल हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि महंगाई ने हमारी आवाम को उसका जीना दोभर कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर हुकूमत जो ये दावे करती है कि जी हमने मईशत को स्टेबल कर दिया है, लेकिन आवाम की हालत बिल्कुल पतली से पतली होती जा रही है। तो आवाम को सहूलियात देने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कोई इक़दाम क्यों नहीं उठा रही? और अगर वो नहीं उठा रही है ऐसे कोई इक़दाम, तो उसके जवाब क्या पेश करती है शकील साहब? फवाद, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हुकूमत ये क्लेम कर रही है और तवातर के साथ क्लेम कर रही है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन इसका जो अगला जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है ग्रोथ का। हम ग्रोथ फेज़ में नहीं जा रहे। स्टेबिलिटी तो हम पिछले चंद सालों से सुन रहे हैं, सारे वुज़रा भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन अवाम अनस्टेबल हो चुके हैं क्योंकि जो इन्फ्लेशन के जो ट्रेंड्स हैं ना, वो आप देखें पिछले 3-4 महीनों में तवातर के साथ। अप्रैल में देखें 10.9% इन्फ्लेशन रेट था, फिर आप देखें मई में 11.7%, फिर जून आया, फिर 11.1%, अभी जुलाई के नंबर आ जाएंगे आजकल में, वो भी डबल डिजिट में। हुकूमत ने खुद कहा है कि डबल डिजिट में ही रहेगा। तो 4 माह से तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है। ऐसे में हुकूमत ने रिलीफ ज़रूर दिया है, लेकिन वो दिया है अमीर तबके को, एक्सपोर्टर्स को, जो कारोबारी बड़े अफराद हैं। अभी ईसीसी ने एक समरी अप्रूव की है 98 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी ऑन लोन्स, यानी कि 10 साल के लिए कर्जा दिया जाएगा 5% फिक्स्ड मार्कअप के ऊपर। और अगर ये अगले 10 साल में देखें तो ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, 270 बिलियन से ज़्यादा की अगले चंद साल में ये सब्सिडी दे देंगे। लेकिन जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। आपने इकनॉमिक स्टेबिलिटी और ज़र मुबादला ज़खायर का भी जिक्र किया, बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल रेटिंग है वो भी थोड़ी बेहतर की गई है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें बेहतरी लाए हैं, लेकिन वो भी हमने दोस्त ममालिक जो हैं उनसे भी हेल्प ली है, कुछ हमने कर्जे लिए हैं, कमर्शियल लोन्स भी लिए हैं। अभी सऊदी अरब ने 3 साल के लिए जो हमारे जो $5 बिलियन जो हैं वो रोल ओवर कर दिए हैं, और इसी तरह हम अभी और कोशिशें कर रहे हैं कि बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी रोल ओवर करें। लेकिन क्वेश्चन वही है कि अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है? बशारत साहब, लोग तो बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं हुकूमत से, और ख़ासकर हुकूमत की ये स्ट्रेटजी समझने से लोग कासिर हैं कि जब रिलीफ दिया जा रहा है तो वो पैसों में दिया जा रहा है, और जब तकलीफ दी जा रही है तो वो रुपयों में दी जा रही है। लोग ये समझने से कासिर हैं। ये किस किस्म की स्ट्रेटजी है हुकूमत की? देखिए, स्ट्रेटजी उनकी सिर्फ ये है कि वक्त गुजारो और ये देख लो कि जब किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही, जिस तरीके से भी अवाम को जो है उसका इस्तेहसाल किया जा रहा है। आटा तक इतना महंगा कर दिया गया है, रोटी कहाँ पर पहुंच गई है। जब कोई आवाज़ नहीं उठ रही किसी तरफ से, कोई अपोजिशन उनकी नहीं है, कोई पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठा रहा, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। और इसमें जो नुकसान हो रहा है सबसे बड़ा, वो मिडिल क्लास का हो रहा है। ऐसा ही है। देखें, जो आपके वजीर दाखिला ने अभी ये बयान दिया है 2 दिन पहले कि जो जेन जी है, जो इस वक्त जवान लोग हैं पाकिस्तान में, वो अगर खड़े हो गए तो फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। और ये वजीर दाखिला की तरफ से बयान है कि पाकिस्तान का निज़ाम, सियासी निज़ाम जो पुराना हो चुका है, फुसुदा हो चुका है, वो सही नहीं चल रहा, इसको आपको बदलना होगा। देखें, रीसेट इस करना वक्त होगा। 60%
जो लोग हैं पाकिस्तान में वो यंग लोग हैं, यानी 15 करोड़ 25 करोड़ में से 15 करोड़ की आबादी हमारी यंग लोग हैं, जिनके लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो पढ़कर डिग्रीज लेते हैं। ये डॉक्टर अताउर रहमान के जमाने में सैकड़ों यूनिवर्सिटियां खोल दी गई, हर गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खोल दी गई, जिसे हम जो है डिग्री मिल कहते हैं या डिप्लोमा मिल कहते हैं। हर एक को डिग्रियां देकर आप हर साल निकाल रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों बच्चे जो हैं वो डिग्रीज लेके फिर रहे हैं। किसी किस्म की कोई जॉब ना गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए, ना प्राइवेट सेक्टर में है। उनका क्या मुस्तकबिल है? कल को इन्होंने इंडिया की तरह अगर कोई बात हुई जैसे कि वजीर दाखिला साहब ने कहा है, उसको कौन संभालेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो आपका एनर्जी सेक्टर है, सबसे बड़ा लूट मार तो इसमें हो रही है। ये बड़ा अच्छा आपने नुक्ता दिया बशारत साहब। यही पॉइंट लेके मैं डेट फयाज साहब से भी उनका कमेंट ले लूं फाइनली। फयाज साहब, कौन संभालेगा फिर इस तरह के हालात अगर खुदा न खास्ता डेवलप हो गए? तो फिर हुकूमत का काम है कि आवाम को रिलीफ देना, लेकिन इन हालात में हम देख रहे हैं कि रिलीफ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, चूँकि महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई अगर बढ़ेगी तो क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होगी, और क़ुव्वत ख़रीद मुतासर होगी तो फिर मुल्क में कारोबार कैसे होगा? फयाज साहब जी देखें, बिल्कुल यही बात है। कुव्वत खरीद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अभी जब कोविड आया था तो आपने ये देखा कि यूरोपियन कंट्रीज ने उधर अपने लोगों को, बल्कि उनके क्रेडिट कार्ड्स में कुछ रकम 10-10 हजार डॉलर्स उनको दिए थे कि ऐसे ही। ताकि वो स्पेंड कर सकें उस पे। तो जब हमारी परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो पूरी इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, और परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ने के बजाय मजीद कम होती जा रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। हमारी जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज या बंद होने जा रही हैं या बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इधर खित्ते की सबसे ज्यादा महंगी एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस महंगी है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, तमाम जो हमारी और दूसरे ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो महंगी हैं। तो इसमें हमें आराम से पूरा एक पेज पे बिजनेस कम्युनिटी को, अवाम के नुमाइंदों को और पॉलिसी मेकर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा। अभी ये मोहसिन नकवी साहब ने जो अभी ये 2 दिन पहले बयान दिया, जी, मैं उससे बिल्कुल मैं उसके हक में हूँ, और मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि इस तरह निजाम नहीं चलेगा। जिस तरह ये निजाम चलाना जी चाह हाँ, रहे हैं इस तरह निजाम नहीं बिल्कुल चल दुरुस्त सकता। बात है। इसमें आपकी बेहतरी आपकी बात लाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है फयाज साहब कि इस तरह से निज़ाम नहीं चलेगा। हुकूमत को सोचना होगा और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात करने होंगे। मईशत के लिए कुछ ना कुछ फ़ैसले, दुरुस्त फ़ैसले करने होंगे और दुरुस्त समत में आगे बढ़ना होगा। बशारत हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका, फयाज़ मगू साहब आपका भी बहुत शुक्रिया,